दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा 2020 बहुत जल्द प्रस्तावित है, जो आगामी भविष्य में कभी भी संपन्न करवाई जा सकती है। यहाँ पर साइंस के अंदर कक्षा 6 से लेकर के 10 तक का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसके एक एक बुक के एक एक पेज को तैयार करने के बाद ये वीडियो तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पूरी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे एक जगह आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को और धार दीजिए और तेज कीजिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के बागावास। सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, जिसका नाम है भोजन के अवयव। यहाँ पर भोजन के अवयव दिए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। यहाँ पर याद रखें, खाद्य रेशे को एक और नाम दिया जाता है, वो है रफेज। तो खाद्य रेशे को रफेज भी कहते हैं। कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों का वर्गीकरण किया गया है। तो शरीर की वृद्धि करने वाले और ऊर्जा प्रदान करने वाले जो अवयव हैं उनमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। शरीर का निर्माण करने वाले, जो शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या मरम्मत का कार्य करते हैं, उसमें आएगा प्रोटीन, खनिज लवण और जल। और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले यानी कि रोगों से लड़ने वाले जो हैं उनमें है विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल। तो ये पहले पार्ट में जो दिया गया है वो मैं आपको सारा यहाँ पे बता रहा हूँ। तो भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे दिए हैं। और कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें शरीर की वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और शरीर का निर्माण करने वाले हैं प्रोटीन, खनिज लवण और जल। और सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तुरंत ऊर्जादायक जो भोजन का अवयव है वह है ग्लूकोज। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा का मान है 4 कैलोरी। स्टार्च का परीक्षण करने की विधि है कि स्टार्च में जब आयोडीन विलयन मिलाया जाता है तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। वसा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। और प्रोटीन का परीक्षण है नीला थोता यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है। फिर से देखिए, तुरंत ऊर्जादायक ग्लूकोज। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा का मान 4 कैलोरी। स्टार्च का परीक्षण की विधि है स्टार्च प्लस आयोडीन विलयन बराबर नीला रंग। वसा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। और प्रोटीन का परीक्षण करने की विधि है नीला तोता यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा यानी कि NaOH बराबर बैंगनी रंग। अब बात करते हैं भोजन के इन अवयवों की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। यह प्रश्न सीधा सीधा आता है या फिर क्रॉस मैच में भी पूछ लिया जाता है। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां होती हैं, एक है क्वाशियोरकोर और एक होता है मेरस्मस। क्वाशियोरकोर और मेरस्मस। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन ई नपुंसकता। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कौन से विटामिन की कमी से रक्त बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो इसका आंसर आएगा विटामिन के। आपके भी विटामिन के बाद में आयोडीन में आएगा घेंगा। और आयरन की कमी से होता है हीमोग्लोबिन की कमी। तो
तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मेरस्मस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई नपुंसकता, विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनना, आयोडीन घेंगा जिसको गलगंड रोग भी कहते हैं, गला सूज करके लटक जाता है, आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है यानी कि खून की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अमीबा अपना भोजन अपनी त्वचा से ग्रहण करता है और यह जो प्रक्रिया है भोजन को अंदर ग्रहण करने की, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द और याद रखने हैं कि एंडोसाइटोसिस का मतलब तो होता है कि किसी भी भोजन को त्वचा के द्वारा अंदर ग्रहण करना, लेकिन यहाँ पर आपको दो शब्द और याद रखने हैं। एक शब्द तो है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि किसी ठोस पदार्थ को त्वचा के द्वारा अंदर ग्रहण करना। अगर ठोस पदार्थ का ग्रहण किया जा रहा है तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर किसी द्रव पदार्थ को त्वचा के द्वारा अंदर ग्रहण किया जा रहा है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो ठोस पदार्थ को फेगोसाइटोसिस और द्रव पदार्थ को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। घास खाने वाले जानवर जब चारा खाते हैं तो उसको एक साथ निगल लेते हैं। यह चारा आमाशय में एक जगह इकट्ठा होता रहता है जिसको कहते हैं रूमेन। यह आमाशय में रूमेन में इकट्ठा होता रहता है। ऐसे जंतुओं को रूमिनेट या रोमंथी कहते हैं और ये बाद में उस भोजन को टुकड़ों में वापस मुंह में लेकर के आते हैं और उसको चबाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। तो याद रखें, आमाशय में रूमेन में इकट्ठा होता है। ऐसे जंतुओं को रूमिनेट या रोमंथी कहते हैं और इस भोजन को दोबारा चबाने की प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। सेलुलोज का पाचन अंधनाल में होता है। अंधनाल में इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। मनुष्य में अंधनाल अनुपस्थित होती है और इस तरीके का पाचन उसमें नहीं हो सकता है, इसलिए सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। फिर से देखें, अमीबा अपना भोजन अपनी त्वचा से प्राप्त करता है और यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। यहाँ पर आपको फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस भी याद रखना है। घास खाने वाले जानवर जब चारा खाते हैं तो उसको एक साथ निगल लेते हैं। यह आमाशय में रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। सेलुलोज का पाचन अंधनाल में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मनुष्य में अंधनाल अनुपस्थित होती है, इसलिए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब बात करते हैं मनुष्य के दांतों के प्रकारों की। तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आगे बढ़े, इसके पहले नीचे देखिए दंत सूत्र। दंत सूत्र है 21-23/21-23 गुणा 2। तो यहाँ पर गुणा 2 का मतलब तो है जोड़ी से, कि एक जोड़ी में 2 दांत हैं। और वैसे यहाँ पर सबसे पहले जो 21 में जो आपको 2 दिख रहा है, तो ये 2 है कृतनक का, यानी कि इंसाइजर्स में 2 जोड़ी तो ऊपर और 2 जोड़ी नीचे होती हैं। ऐसे कैनाइन्स में 1 जोड़ी ऊपर और 1 जोड़ी नीचे होती हैं। अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर्स में 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे होते हैं। और चवर्णक यानी कि मोलर्स में 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे होते हैं। तो कुल संख्या देखें तो 2 और 2 4 जोड़ी और गुणा 2 तो 8। तो 8 तो कृतनक होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को काटने का होता है। ऐसे ही कैनाइन्स 1 और 1 2 जोड़ी है, गुणा 2 तो 4 हो गए और इनका कार्य भोजन को चीर फाड़ करने का काम होता है। तो ये स्पेशली जो इंसाइजर्स होते हैं ये मांसाहारियों में पाए जाते हैं। इसके बाद में अग्रचवर्णक यानी कि 2 और 2 नीचे 4 गुणा 2 बराबर 8 दांत होते हैं और ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही चवर्णक 3 और 3 होते हैं तो 6 जोड़ी हो गए, गुणा 2 यानी कि 12 दांत होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाने का होता है। इस तरीके से
मनुष्य में 4 प्रकार के दांत है। कृतनक, आपके इंसाइजर 8 होते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक, कैनाइंस 4 होते हैं, भोजन को चीर-फाड़ करने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक 8 और चवर्णक 12 होते हैं और ये दोनों भोजन को चबाने का काम करते हैं। आमाशय से HCl अम्ल स्त्रावित होता है। यहाँ पर इन कोशिकाओं का नाम ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं और ये आमाशय की भीतरी सतह से होती है। तो इनसे HCl अम्ल का स्त्रावण होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है, भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारने का काम करता है और भोजन की pH बदलने का काम करता है। मुख में जब भोजन पच जाता है और जब उसको निगलते हैं, उस निगलते समय जो भोजन की अवस्था होती है उसको बोलस कहते हैं। इसके बाद में भोजन आमाशय में जाता है जहाँ पर इसका जब पाचन हो जाता है और ये पाचन होने के बाद जब छोटी आंत में जाता है उस समय इसकी अवस्था को काइम कहते हैं। और छोटी आंत में भी भोजन के पचने के बाद जब ये बड़ी आंत में जाता है उस समय इसको काइल कहते हैं। शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, भीतरी सतह पर अंगुली नुमा उभार होते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। इन दीर्घरोमों या रसांकुरों की सहायता से इस शुद्रांत्र की जो भीतरी सतह है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे अवशोषण की दर बढ़ जाती है। फिर से देखिए, आमाशय से HCl अम्ल स्त्रावित होता है और वो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं। यह है जो HCl अम्ल है ये भोजन का पाचन करने में सहायता करता है, उसकी pH में परिवर्तन करता है और भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। मुख में पचित भोजन को बोलस कहते हैं, आमाशय में पचित भोजन को काइम कहते हैं, छोटे आंत में पचित भोजन को काइल कहते हैं। यहाँ पर काइम और काइल की जगह कुछ बुक्स में चाइम और चाइल शब्द भी दिया है। शुद्रांत्र की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिनको दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3 की जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। सबसे पहले मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है अनिश्चित अनुपात, क्योंकि अगर इसकी जगह पर निश्चित शब्द लिख देंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में, तब तो यौगिक बनेगा, और अनिश्चित अनुपात रहेगा तब मिश्रण बनता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें विलय और विलायक को पृथक पृथक नहीं देख सकते हैं वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि नमक का जलीय विलयन, यानी कि नमक को या चीनी को जब पानी में घोल देते हैं तो घोलने के बाद हमें नमक और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसा मिश्रण जिसमें विलय और विलायक को पृथक पृथक देख सकते हैं उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि पानी और तेल का मिश्रण, तो जब पानी और तेल को आपस में मिला दिया जाता है तब हमें पानी और तेल की अलग अलग परतें आराम से दिखाई देती हैं, इसलिए वह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। यहाँ आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण की परिभाषाओं को ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में समांगी और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण देख करके पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो इस तरीके के मिश्रणों को पहचानने का सीधा तरीका है कि जो भी युग्म आपको दिया जाए वो क्या हम आसानी से उनको अलग अलग सेपरेटली देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर उनको सेपरेट देखा जा सकता है तब तो वो विषमांगी मिश्रण होगा, और अगर उनको सेपरेट पृथक पृथक आसानी से नहीं देखा जा सकता है तब वह समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। अब बात करते हैं पृथक्करण की विधियों की। सबसे पहले है बीनना। बीनना का अर्थ है किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो उसको हाथ से बीन बीन करके यानी कि चुन चुन करके अलग कर देना, यह बीनना होता है। जैसे कि गेहूं या दाल, इसमें जो पत्थर वगैरह होते हैं उन सबको हम अलग करते हैं, ये बीनना में आएगा। दूसरा है छानना। तो चलनी की सहायता से अगर अशुद्धियों को अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो यह प्रक्रिया छानना कहलाती है। जैसे कि चलनी की सहायता से आटा छानना। इसके बाद में है
निस्यंदन, तो ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है इसे निस्यंदन कहते हैं। जैसे कि जो गदला पानी होता है, पानी और मिट्टी का जो पृथक्करण किया जाता है, पानी के अंदर अगर मिट्टी डाल दी जाए और वो मिक्स हो जाए तो हम एक कागज की कीप बनाते हैं और उस कीप में इस मिट्टी मिले हुए पानी को डालते हैं तो पानी तो नीचे चला जाता है और मिट्टी ऊपर आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। अब है निष्पावन या फटकना। हल्के कचरे को हवा की सहायता से उड़ा करके दूर करना निष्पावन कहलाता है। जैसे खेतों के अंदर जो अनाज होता है उसको छोटे छोटे बर्तनों में भरकर ऊंचाई से धीरे धीरे डाला जाता है, जिससे हवा के झोंकों के साथ हल्का कचरा तो उड़कर दूर हो जाता है और अनाज के भारी कण वहां पर रह जाते हैं। इसके बाद में विधि है अपकेंद्रण विधि। ये इंपॉर्टेंट विधि है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। बिलोने की सहायता से वृत्ताकार घुमाना, जिससे हल्के पदार्थ तो ऊपर और भारी पदार्थ नीचे रह जाते हैं, यह प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। जैसे दही में से घी निकालना, तो ये तो आप सब जानते होंगे कि जब दही को मथा जाता है, उसको गोल गोल घुमाया जाता है तो उसमें जो हल्का है, जो घी है, वो तो ऊपर आ जाता है और भारी पदार्थ नीचे रह जाता है। यह प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। इसके बाद में थ्रेशिंग, तो सूखे पौधों को पीट पीट करके उसमें से अनाज अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। तो पहले तो ये हाथों की सहायता से होती थी, लेकिन आजकल तो थ्रेशिंग मशीन आती है तो वो ये सारा काम कर देती है। वाष्पीकरण, किसी मिश्रण को गर्म करने से द्रव का वाष्प में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। समुद्र से नमक इसी विधि से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट चीज, समुद्र से नमक वाष्पीकरण विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो नमक बनाने के लिए छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं और उन क्यारियों में समुद्र के खारे पानी को भर दिया जाता है। इन क्यारियों को लेगून कहते हैं। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन रखें, लेगून कहते हैं। और जब इन क्यारियों पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो पानी गर्म होता है और उसकी तो भाप बन करके वो उड़ जाता है और नमक वहां क्यारियों में शेष रह जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस विधि का प्रयोग चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से अलग करने में किया जाता है। जैसे लोहे के बुरादे को रेत से अलग करना। इस विधि में दो पहिए लगे हुए होते हैं जिसके ऊपर एक पट्टा बंधा हुआ होता है और उसके एक भाग पर इन अशुद्धियों के मिश्रण को कीप की सहायता से डाला जाता है। इन पहियों में एक तरफ चुंबक होता है, तो जब तेजी से पहिए घूमते हुए जब आगे की तरफ रोल होते हैं तो जब ये बुरादा नीचे की तरफ गिरता है तो वेग की वजह से अचुंबकीय पदार्थ तो थोड़ी दूर जाकर के गिरते हैं, जबकि चुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित होकर के उसके पास में जाकर के गिरते हैं। तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है जो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के मिश्रण में से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद में है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वे सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। जैसे कि नौसादर। तो ऐसे पदार्थों को मिश्रण से अलग करना जो गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं, वहां पर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। जैसे नमक और नौसादर का मिश्रण, तो इसको जब गर्म किया जाता है तो जो नौसादर है वो तो गैस में बदल जाता है और नमक पेंदे के अंदर बच जाता है। आसवन, दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों को पृथक करने की विधि आसवन है। इस विधि में वाष्पीकरण और संघनन दोनों पदों का प्रयोग किया जाता है। पहले पदार्थों को गर्म किया जाता है तो जिसका क्वथनांक कम होता है वह पहले वाष्पीकृत हो जाता है, फिर उसको दूसरे पात्र में ले जा करके संघनित किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिससे वो वापस द्रव अवस्था में आ जाता है और वह उस विलयन से भी पृथक हो जाता है। इस प्रकार आसवन के द्रव और द्रव के मिश्रण को पृथक करने के काम आता है, लेकिन यहाँ पर दोनों द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होना चाहिए।
अब बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 है परिवर्तन, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन का अर्थ होता है बदल जाना, किसी प्रकार का बदलाव आना, या किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाना, ये परिवर्तन है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि एक बार जब ये बदल जाते हैं तो इसको वापस पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः पूर्व अवस्था में लाना इम्पॉसिबल होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति, पदार्थ का आकार, अवस्था कि वो ठोस, द्रव या गैस किस अवस्था में है, उसका ताप, दाब आदि, ये सभी भौतिक गुण हैं, तो इन्हीं में परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण भी बदलते हैं, भौतिक गुण दोनों बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिसके गुण पूर्ववर्ती पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर थे जो आप सबको आते होंगे। आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे बर्फ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, बल्ब का जलना या प्रकाशित होना, किसी ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनाना, भाप से वापस जल में परिवर्तित कर देना, या फिर क्रिस्टलीकरण। इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशली याद रखें। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और क्रिस्टलीकरण आप जानते हैं किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध और बड़े आकार के क्रिस्टल बनाने की विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो ये सभी भौतिक परिवर्तन के वो उदाहरण हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे दही का जमना, टायर का जलना, भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, मोमबत्ती का जलना, पटाखे फोड़ना। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, और ये भी सामान्य उदाहरण हैं जो आप सबको आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूने के पानी में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और ये अघुलनशील होता है, जिसकी वजह से पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो इसका इक्वेशन देखिए, चूने के पानी का मतलब है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस जब इसमें प्रवाहित की जाती है तो दोनों आपस में क्रिया करते हैं और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के अतिरिक्त H2O भी बनता है, जो मैंने फिलहाल इक्वेशन में लिखा नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगला पॉइंट है लोहे पर जंग लगना। जब लोहा पानी और हवा के संपर्क में आता है तो उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसको जंग कहते हैं। इक्वेशन है Fe यानी कि आयरन प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O जल। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो जंग लगती है। जंग का सूत्र है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इससे बचाने के लिए लोहे पर रंग किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। यह क्रिया यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तनों को। कटी हुई सेव कुछ समय बाद भूरे रंग की हो जाती है, लाल भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि सेव का जो लोहा होता है, सेव में जो आयरन होता है, वो वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है और वो लाल भूरे रंग का होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, सेव लाल भूरी होती है किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। मेहंदी लगाने पर हाथ लाल हो जाते हैं, क्यों होते हैं? तो मेहंदी में लासोन
नामक रंगहीन यौगिक होता है। इसका खुद का कोई रंग नहीं होता है। लासोन नामक रंगहीन यौगिक होता है जो वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है। इसलिए मेहंदी लगाने पर हाथ लाल रंग के हो जाते हैं। किसके कारण? लासोन नामक रंगहीन यौगिक के कारण। जादूगर द्वारा पानी के गिलास में आग लगाने का जो जादू दिखाया जाता है, उस समय वह पानी में सोडियम फेंकता है जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है और वो आग पकड़ लेती है। तो जादूगर पानी के अंदर सोडियम फेंकता है। जादूगर द्वारा सफेद धुआं बनाते समय एक पात्र में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे पात्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड की सफेद धुआं बनाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए। कटा हुआ सेव लाल बुरा दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड बनने के कारण। मेहंदी लगाने पर हाथ लाल रंग के हो जाते हैं लासोन नामक केमिकल के कारण। जादूगर जब पानी में आग लगाता है तो वो सोडियम का इस्तेमाल करता है। और जादूगर जब सफेद धुआं बनाता है तो वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवाता है और उससे अमोनियम क्लोराइड की सफेद धुआं बनती है। तो दोस्तों, चौथा पार्ट भी पूरा हुआ। आपको मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट कंप्लीट करवा दिया गया है। बुक के अकॉर्डिंग एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं हुआ है। अगर पेपर बुक में से आएगा तो आपका एक भी प्रश्न गारंटेड नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम कक्षा 7 के आगे के पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।